वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन करियर क्लासेस। ऑनलाइन करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। इसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या तक की बात कर ली थी। तो देखते हैं आज उससे आगे की कुछ, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हमने आपको बता दिया था कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और इससे अतिरिक्त जो भी होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद जो बात आती है हमारी, वो आती है कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और इसके साथ साथ कुछ संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हेडिंग वाली वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इन्हीं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। मतलब कोई भी ऐसी संख्या, चाहे वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 1/2 3/4 5/6, या 1.5 2.6, इस तरीके की कोई भी अगर संख्या होती है तो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी आपकी कि परिमेय तथा अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप सम्मिलित रूप रूप को वास्तविक संख्याएं वास्तविक वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे 1 2 3, है ना, या -5 -6 -7, ठीक है, या कोई बचे वाली संख्या जैसे 3/4 5/6, ठीक है, इस तरीके की कोई संख्या, या फिर आपकी चाहे वो अंडर रूट की ही क्यों ना हो, √3 √2 √5, ठीक है, इस तरीके की कोई संख्या हो, या फिर वो दशमलव ही की क्यों ना हो, जैसे आपकी 1.5, ठीक है, 5.6, ठीक है, इस तरीके की दशमलव की संख्या हो, या कोई होल नंबर में हो, 3 सही 2/3, इस तरीके से कोई संख्या हो, ठीक है, या 5 सही 1/6, इस तरीके की कोई भी संख्या हो, तो ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके साथ साथ एक फैक्टर होता है आपका, देखो, काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो काल्पनिक या इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं ठीक है, या इन्हीं को सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको एक फैक्टर समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं आई, स्मॉल आई। तो ये स्मॉल आई क्या होता है? स्मॉल आई का मतलब होता है √-1, √-1 ये होता है। तो जिस भी संख्या के साथ में ये आई लगा हो, जिस भी संख्या के साथ में ये आई लगा हो, या फिर √-1 लगा हो, तो वो सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे हम कहें 5i, ठीक है, 5i हो गया, 3i हो गया, ठीक है, या या आपका ऐसे लिख दें 2 + 3i हो गया, इस तरीके से। तो जिन भी संख्याओं के साथ में आई लगा होता है, तो इन सभी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ और लिखना चाहें, जैसे हम कहते हैं √-2, ठीक है, √-5, √-6, इस तरीके। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें √6 की बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम ये बात करें √-6, तो अगर √-6 को आप देखें, तो ये आपका है √-1 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? √6 से हो रही है। तो ये जो आपका +1, अंडर रूट में जो -1 आ गया, इसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आई। इसका मतलब क्या हो गया? आई हो गया। और इसके साथ साथ ये जो आपका √6 है वो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा √6 और साथ में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या आपकी हो गई, ये संख्या आपकी कैसी हो गई? ये जो आपकी √6i, ये कैसी संख्या हो गई? तो ये आपकी एक काल्पनिक संख्या हो गई। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके साथ फैक्टर i लगा होता है, जिसका मतलब होता है √-1, ठीक है। तो ये फैक्टर जिस भी संख्या के साथ जुड़ जाता है, वो सभी संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं इसके आगे की कुछ परिभाषाएं, जैसे कि क्रमागत पूर्णांक। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? आपके क्रम से आने वाले पूर्णांक को ही क्रमागत पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो, है ना, जीरो हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। अगर जीरो के पहले के पूर्णांक देखें तो -1, -2, -3। तो ये आपके सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब पूर्णांक आपके ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। हाँ, ठीक है, और इनके मध्य में आपका जीरो स्थित होता है। तो अगर हम क्रमागत पूर्णांक की बात करें, तो जैसे सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि क्रम से आने वाले पूर्णांक, क्रम से आने वाले क्रम से आने वाले पूर्णांक पूर्णांक को ही क्रमागत क्रमागत पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांकों को ही क्रमागत पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई पूर्णांक ले लें, जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें जीरो से ही, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। पहला एग्जाम्पल आपका मान लीजिए ये जीरो हो गया, जैसे, ठीक है, जीरो। तो जीरो के बाद कौन सा अंक आएगा? तो जीरो के बाद जो पूर्णांक आता है, जीरो के बाद वो क्या आता है? 1 आता है ना। इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो ये सभी आपके कैसे हो जाते हैं? ये सभी आपके क्रमागत पूर्णांक हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, अगर हम स्टार्टिंग करें, मान लीजिए 5 से स्टार्ट करें, ठीक है, 5। तो हमारा पहला पूर्णांक क्या हो गया? पहला पूर्णांक हो गया 5। तो इसके अगला जो पूर्णांक, इसके आगे का जो पूर्णांक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो ये आपके क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। मतलब 5, 6, 7, 8, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे। अच्छा, और देखते हैं। मान लीजिए पहला पूर्णांक हमने ले लिया 22, है ना। ये 22 हो गया पहला पूर्णांक। तो ये जब 22 हो गया पहला पूर्णांक, तो इसके आगे का पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो इसके आगे का पूर्णांक 23, 23 के आगे
24, 24 के बाद 25। तो ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे, क्रम से आ रहे हैं, एक क्रम से आ रहे हैं। अच्छा, एक खासियत में आप देख रहे होंगे कि इनमें जो डिफरेंस होता है वो एक का डिफरेंस होता है। जैसे 0 से 1 तक आने के लिए एक का डिफरेंस है, 1 से 2 तक आने के लिए एक, ठीक है, जुड़ रहा है, 2 से 3 पर आने के लिए भी एक जुड़ रहा है। तो इसमें एक एक का डिफरेंस होता है। मतलब अगर हमको कोई किसी भी संख्या के क्रमागत पूर्णांक लिखने होते हैं तो उसमें आप एक एक ऐड करते चले जाओ, हमको क्रमागत पूर्णांक मिल जाएंगे। जैसे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, हमको पता नहीं है, हमने मान लिया कि ये x है, ठीक है, हमारे पास एक पूर्णांक है जिसको हमने मान लिया x। तो अगर हम कहें कि अगला पूर्णांक क्या होगा, तो अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें आप एक ऐड कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना। इसके अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 2, इसके अगला x प्लस 3, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्रमागत पूर्णांक आ जाएंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, जैसे कह देगा कि प्रथम 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत दे रखा है, ठीक है, पूछ लेता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये तो हो गए क्रमागत पूर्णांक। इसी प्रकार से हमारे पास होते हैं क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं आप जानते हैं, विषम संख्याएं आप जानते हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती हैं उनको हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे कह देगा कि क्रमागत सम संख्याएं, है ना। तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो इनको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से क्रमागत पूर्णांक में एक एक का डिफरेंस होता है, एक का डिफरेंस होता है, इसी प्रकार से जो आपके क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनमें दो का डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो हम कह देंगे कि क्रम से, क्रमागत का मतलब होता है क्रम प्लस आगत, आगत मतलब आने वाली, क्रम मतलब क्रम से, है ना। तो क्रम से आने वाली सम संख्याओं को ही क्रमागत सम संख्या कहते हैं, ठीक है। क्रम से क्रम से आने वाली आने वाली सम संख्याओं सम संख्याओं को ही क्रमागत क्रमागत सम संख्याएं सम संख्याएं कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें सबसे पहली सम संख्या, तो सबसे पहली जो सम संख्या होती है वो आपकी 2 होती है ना। तो सबसे पहली सम संख्या 2 हो गई, 2 के बाद कौन सी आएगी, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहली संख्या हो गई 2, उसके बाद आपकी हो गई 4, 4 के बाद आपकी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और इसी प्रकार से आगे ये क्रम चलता चला जाएगा। तो ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो संख्याएं हैं ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये सम संख्या हम कहीं और से ले लें, मान लीजिए कि हम 42 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 42 के बाद कौन सी संख्या आएगी, जो सम संख्या होनी चाहिए, तो 44, 44 के बाद 46, 46 के बाद 48, 48 के बाद आपकी 50,
50, इसी प्रकार से आगे और आती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 4 तक पहुँचने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ा, 4 से फिर 6 तक पहुँचने के लिए फिर 2 ऐड करना पड़े, 6 से 8 तक पहुँचने के लिए भी 2 ऐड करना पड़ा। तो इस प्रकार से इसमें देखें, अगर हम दूसरे वाले में तो 42 से 44 तक पहुँचने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है, 44 से 46 तक पहुँचने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है, इसी प्रकार से 46 से 48 तक पहुँचने के लिए 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो क्रमागत सम संख्याएँ आती हैं, तो अगर एक क्रमागत सम संख्या दे रखी है और उसके आगे की हमको क्रमागत सम संख्या निकालनी है, तो उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक क्रमागत मतलब एक सम संख्या है x, ठीक है? ये हमारी सम संख्या है। और अगर आपसे पूछ लें कि इसके बाद की क्रमागत सम संख्याएँ क्या होंगी? तो इसके बाद की ये पहली सम संख्या हो गई, इसके बाद इसमें हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास दूसरी सम संख्या आ जाएगी। तो दूसरी हमारे पास जो सम संख्या आएगी वो आएगी x + 2। इसी प्रकार से अगर हम इसमें फिर से 2 ऐड कर दें, है ना? तो 2 ऐड करने का मतलब है कि ये x प्लस कितना हो जाएगा 4, ये हमारी तीसरी क्रमागत सम संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर इसमें हम फिर से 2 ऐड कर दें तो x + 6, है ना? ये हमारी अगली सम संख्या आ जाएगी। तो अगर हम क्रमागत सम संख्याएँ निकालने के लिए क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई आता है, तो उसके लिए हम 2-2 ऐड करते जाते हैं। पहली बार जब 2 ऐड करेंगे, तो आपकी दूसरी क्रमागत सम संख्या आ जाएगी। उसमें फिर से अगर आप 2 ऐड कर दोगे, तो वो आप तो ऐड करोगे 2 ही, लेकिन वो फिर ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x + 4 बन जाएगा। उसके बाद यही इसी में फिर से 2 ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? x + 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्रमागत सम संख्याएँ निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्याएँ क्या होती हैं? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे सिर्फ सम की जगह क्या लिख रहे हैं? विषम लिख रहे हैं, विषम, है ना? तो क्रमागत विषम संख्याएँ। तो यहाँ पर जो आपका सम है, सम की जगह आप क्या लिख दो? विषम लिख दो, विषम, है ना? तो सम से आने वाली विषम संख्याओं को ही क्रमागत यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या कहते हैं, है ना? तो अगर विषम संख्या की हम बात करें, तो विषम संख्याएँ क्या होती हैं? जो पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती हैं, कुछ न कुछ उसमें शेष फल आ जाता है या शेष फल रह जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएँ। और क्रमागत विषम की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम मान लें कि सबसे पहली आपकी जो विषम संख्या है, वो कौन-सी है? 1। तो 1 के बाद जो विषम संख्या आती है, वो 3 आती है, 3 के बाद जो विषम संख्या आती है, वो आपकी 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, और इसी प्रकार से इसमें आप 2 जोड़ते चले जाएँगे, 2-2 ऐड करते चले जाएँगे, आपको विषम संख्याएँ मिलती चली जाएँगी। अगर हम कहीं मध्य से ले लें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर उठा लेते हैं 40 49, तो ये 49, तो 49 के बाद कितनी आ जाएगी? 51, है ना? फिर 3 आ जाएगी, फिर 50 आपकी 5 आ जाएगी और फिर 57 आ जाएगी। तो ये सभी आपकी कैसी हैं? क्रमागत, है ना? ये सब क्रमागत विषम। इसमें भी जैसे सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है, ऐसे विषम संख्याओं में अंतर होता है। निकालनी होती हैं, तो इसमें भी हम सम संख्याओं की तरह 2-2 का जोड़ते जाते हैं, 2 को ऐड करते जाते हैं। जैसे अगर हम मान लें संख्या है x, ठीक है? तो इसके ये विषम संख्या, वहाँ पर इसको x को हम क्या मान रहे थे? सम संख्या मान रहे थे। यहाँ पर मान लो हम मान लेते हैं, ये आपकी कैसी है? यहाँ पर ये आपकी विषम संख्या है। तो जो अगली विषम संख्या आपकी होगी, वो क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके अगली x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, है ना? तो 2-2 इसमें हम ऐड करते चले जाएँगे, तो हमको क्रमागत विषम संख्याएँ प्राप्त हो जाएँगी। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? देखिए, वैसे तो इसी स्ट्रक्चर से जो आपको बताए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ जब ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है,
तो वहाँ पर क्या होता है जो जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, है ना? तो यूनिवर्सल जो सम संख्या आपकी जो मानी जाती है ना? तो सम संख्या अगर आपको कभी दिक्कत करे, इस फॉर्मेट से अगर ना लग रहा हो क्वेश्चन, तो जो सम संख्या होती है, वो मानी जाती है सम संख्या, है ना? जो सम संख्या आपकी मानी जाती है, वो 2n मानी जाती है। और जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या, ठीक है? ये क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है 2n प्लस 1, ठीक है? देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू चाहे जो भी आए, सम संख्या में जो आपने 2n लिखा है, n की वैल्यू चाहे जो भी हो, n की वैल्यू 1 होगी, तब भी जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 1 जा 2, मतलब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो संख्या आएगी, वो सम ही आएगी, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कि n की जगह 3 आ जाए, ठीक है? तो 3 आ जाएगा जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब जो हमारी संख्या आएगी वो सम संख्या ही आएगी। n की वैल्यू इसमें चाहे कुछ भी रखी जाए, n की वैल्यू इसमें चाहे कुछ भी रखी जाए, जो आपकी संख्या आएगी, ठीक है? ओवरऑल जो 2n है ये हमारी संख्या है, तो ये संख्या हमारी सम ही आएगी। इसी प्रकार से इस वाले में जो दूसरा फॉर्मेट हमारे पास है 2n प्लस 1 का, तो इसमें आप n की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दो, चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, लेकिन ये जो पूरी संख्या हमारी आएगी, जो हमने मान रखा है 2n प्लस 1, ये संख्या हमारी विषम ही आनी है। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर n की जगह 1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हमारी कैसी है? विषम संख्या है। इसी प्रकार से मान लो कि अगर n की जगह 2 आ जाए, तो 2 दूनी 4, और 4 में ये वाला 1 जुड़ जाएगा, और जब ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 हमारी कैसी है? विषम संख्या है, ठीक है? तो ये जो फॉर्मेट आपके दे रखे हैं, n की वैल्यू इनमें चाहे कुछ भी आप पुट करो, लेकिन जो हमारे पास संख्या आएगी, ठीक है, 2n हमेशा सम संख्या आएगी, और 2n प्लस 1 का मान हमेशा विषम संख्या के रूप में आएगा, ठीक है? तो ये तो जो अभी तक आपको हमने 3 क्लासें बताई हैं, ये तीनों ही आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का। जब ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो इसके आगे ही आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इससे आगे हम देखते हैं कि इसमें जो आगे टर्म आने वाले हैं, इसी में आपका जैसे आएगा कि जो नंबर सीरीज होती हैं, उनको कैसे योग करना होता है ना? क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, या क्रमागत संख्याओं का योग, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में आपका शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग कर रहे होते हैं और पूछ लेता है कि इसमें शेषफल क्या बचेगा, ठीक है? इसी प्रकार से घातों के रूप में कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, पूछ लेता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इस प्रकार की बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे हम इसमें धीरे धीरे करके देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।